नितिन मास्टर जी, क्या मेरी बात सुन पा रहे? अगर सुन पा रहे तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपको हम देख पा रहे हैं बट सुन नहीं पा रहे। यस सर आ रहे आवाज? देख भी पा रहे, आप चालू कर सकते हैं क्लास। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज नितिन। आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है। एनएसटीआई मुंबई ग्राउंड मैकेनिकल सीआईडीएस। हाँ दिख रहा है ना? ठीक है, ओके सर, शुरुआत करता हूँ। करूँ स्टार्ट? हाँ ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज नितिन मस्के, प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड मैकेनिकल सीआईटी सेक्शन एट एनएसटीआई मुंबई। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेरिंग्स। तो बेरिंग्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, देन उसके एप्लीकेशंस, उसके टाइप, डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। उसके बाद हम उसका मटेरियल्स, उसके बारे में आज हम इस क्लास में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को, बेरिंग्स। तो बेरिंग क्या होता है हम पहले देखेंगे, व्हाट इज अ बेरिंग। तो मैं आपको बेरिंग के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो बेरिंग आपने कहीं देखा रहेगा, कई मशीन्स रहेंगे जहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट रहता है, एलिमेंट रहता है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम बेरिंग का यूज करते हैं। तो आप जनरल लाइफ में अपने बेरिंग को देखा रहेगा, जैसे ऑटोमोबाइल्स की, जैसे टू व्हीलर्स वगैरह या कोई मशीन टूल्स है, उसमें आपको बेरिंग देखने को मिल जाते हैं, या गियर बॉक्स है, तो हम उसको देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बात करते हैं बेरिंग। तो व्हाट इज द बेरिंग, बेरिंग क्या होता है। तो बेरिंग के बारे में हम जानकारी लेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ अ रोटेटिंग शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, या एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को हम पावर ट्रांसमिशन करने के लिए शाफ्ट का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें शाफ्ट को अच्छा सपोर्ट देने की जरूरत होती है, स्टेबल सपोर्ट देने की जरूरत है, ताकि हमारा जो शाफ्ट है वो कहीं बेंड ना हो जाए, या उसके जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टीज ना हो, वो फुल्ली ट्रांसमिट हो जाए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इट नीड्स अ गुड सपोर्ट टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड फ्रिक्शनलेस रोटेशन। तो जो हमारा जो शाफ्ट है उसको क्या है, एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, स्टेबल सपोर्ट मिलना चाहिए, और उसका जो रोटेशन हो रहा है शाफ्ट का वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेरिंग का यूज करते हैं। दिस इज द सपोर्ट फॉर द शाफ्ट इज नोन एज बेरिंग। तो उस सपोर्ट को, शाफ्ट को जो सपोर्ट हम देते हैं उसको हम बेरिंग कहते हैं। तो आज
का हमारा टॉपिक बेरिंग है, तो हम बेरिंग के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे। तो शाफ्ट हैज अ रनिंग फिट इन अ बेरिंग, ऑल बेरिंग्स आर प्रोवाइडेड सम लुब्रिकेशन अरेंजमेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड बेरिंग। तो जो शाफ्ट हमारा जो रहता है, वो बेरिंग का जो हाउसिंग रहता है उसके अंदर हम रनिंग फिट के थ्रू उसको बिठाते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, एक होल देते हैं ऊपर की तरफ लुब्रिकेशन अरेंजमेंट के लिए, ताकि जो जो हमारा शाफ्ट बेरिंग के अंदर फ्रीली रोटेट हो जाएगा, रनिंग फीट में रोटेट हो जाता है, तो उसके अंदर हम लुब्रिकेशन करते हैं। तो लुब्रिकेशन क्या होता है, जो भी हमारा शाफ्ट और बेरिंग का जो फ्रिक्शन से जो घर्षण हो रहा है, जिससे जो हीट जनरेट हो रही है, वो क्या होते हैं, फ्रिक्शन कम होता है। उसको हम हाइड्रोडायनामिक भी बोल सकते हैं बेरिंग, ताकि जो उसके अंदर एक फिल्म बनी रहती है, हाइड्रोडायनामिक फिल्म शाफ्ट और बेरिंग के बीच में, तो क्या होता है, दोनों का जो फ्रिक्शन है बेरिंग और शाफ्ट का, वो एकदम रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू लुब्रिकेशन अरेंजमेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेरिंग को हमेशा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। To provide supports for rotating machine elements, शाफ्ट, तो एक बेरिंग क्या है, एक मशीन को सपोर्ट करने, शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं एलिमेंट्स को, दिस द सपोर्ट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर रोटेटिंग मशीन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए एक शाफ्ट दिख रहा है आपको, और ऊपर एक बेरिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे एक थ्रस्ट लोड आ रहा है, और यहाँ पे एक रेडियल लोड आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम बेरिंग को शाफ्ट को सहारा देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए बेरिंग का यूज करते हैं। तभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बेरिंग का। तो बेरिंग्स आर क्लासिफाइड एज follows डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द लोड इज सपोर्टेड। तो उसमें दो तरह के बेरिंग हम यूज करते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द लोड कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ये करते हैं। तो पहला है रेडियल बेरिंग एंड सेकंड है थ्रस्ट बेरिंग एंड सेकंड है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वर्किंग सरफेसेस। उसमें आपको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का यूज होता है। तो यहाँ पे हम दो तरह के बेरिंग देखेंगे, दो टाइप्स रहते हैं मेनली, एक तो फ्रिक्शनल बेरिंग एंड दूसरा एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग, या उसको हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग कहते हैं या रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग कहते हैं। तो ये दो जो मेन क्लासिफिकेशन है, तो जो हम आज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। तो बेरिंग में क्या होता है, जनरली डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स द बेरिंग्स। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका जो लोड है या फोर्स है, वो कैसे, उसका डायरेक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपका बेरिंग ये हो जाता है। उसके अंदर आपका रेडियल फोर्स आ रहा है, तो वो रेडियल बेरिंग हम उसको कहते हैं। तो रेडियल बेरिंग दैट सपोज द लोड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो रेडियल जो बेरिंग जो रहता है, उसके अंदर जो लोड रहता है वो आपका एक्सिस को परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो रेडियल बेरिंग है या जनरल बेरिंग कहते हैं हम उसको, जहाँ पे जो लोड है, ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है शाफ्ट है, और ऊपर से आपका ऑयल बोले, और ये जो एरो दिख रहा है आपका क्या है, लोड आ रहा है। तो ये जो लोड है क्या है आपका परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल बेरिंग। उसका जो लोड है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और दूसरा जो है थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, इट सपोर्ट्स लोड व्हिच एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। यहाँ पे एक्सिस को पैरेलल दिख रहा है आपको, जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, जो शाफ्ट का जो एक्सिस है उसको आपका जो लोड है कैसे पैरेलल है अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सिस के ऊपर ही लोड लग रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बेरिंग। तो यहाँ पे उसको हम नेक्स्ट नाम है उसका कॉलर बेरिंग, कॉलर बेरिंग भी कहते हैं। थ्रस्ट बेरिंग को हम कॉलर बेरिंग भी कहते हैं। और लास्ट में आपका यहाँ पे पिवोट बेरिंग या फुट बेरिंग। यहाँ पे जो शाफ्ट का जो पोजीशन है वो कैसे वर्टिकल शाफ्ट से, और उसका जो डायरेक्शन है शाफ्ट का जो वर्टिकल डायरेक्शन है, और जो लोड है वो भी एक्सिस को पैरेलल है। तो ये उसको बोलते हैं पिवोट या फुट बेरिंग। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डिपेंडिंग होता है फ्रिक्शन between the shaft and the bearing surface. उसमें हम sliding contact bearing, where the shaft slides over the surface of the bush, resulting in the friction, and where which can be reduced by a film of lubricating oil. तो एक sliding contact bearing रहता है, उसके अंदर हम lubrications करते हैं ताकि friction जो है वो हमारा कम हो जाए,
एंड इसके अंदर एक फिल्म बन जाती है, हाइड्रोडायनामिक फिल्म। तो उससे आपका जो शाफ्ट और बेरिंग है उसमें आपका फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग वेयर द रोलिंग एलिमेंट्स सच एज बॉल्स एंड रोलर्स आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द सरफेस दैट आर द रिलेटिव मोशन। तो ये जो दो टाइप्स हम आज देखने वाले, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। यहाँ पे दो टाइप्स है मेनली। द बेरिंग्स आर क्लासिफाइड अंडर टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट है प्लेन और स्लाइडर और फ्रिक्शनल बेरिंग, सेकंड है रोलिंग और एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग, in which the rotating shaft has a sliding contact with the bearing which is held stationary. Due to large contact area, friction between mating parts is high, requiring greater lubrication. तो यहाँ पे एक दो है। प्लेन बेरिंग मतलब ये आपको ऊपर दिख रहा है, प्लेन या स्लाइडर फ्रिक्शन बेरिंग कहते हैं, और नीचे जो है आपको बॉल बेरिंग दिख रहा है, रोलर बेरिंग, तो हम एंटी फ्रिक्शन या रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग कहते हैं। तो उसमें जो शाफ्ट रहता है वो स्टेशनरी रहता है यहाँ पे। ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया, फ्रिक्शन बिटवीन द मेटिंग पार्ट इज हाई, रिक्वायर्ड ग्रेटर लुब्रिकेशन। यहाँ पे जहाँ शाफ्ट का जो कॉन्टैक्ट है वो लाइन कॉन्टैक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, इससे क्या होता है आपका ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। इसके लिए आपको क्या है वहाँ पे ज़्यादा लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन जहाँ जहाँ रहता है ऊपर आप उसको ऑयल वेल रहता है, ताकि आपका जो फ्रिक्शन है वो लुब्रिकेशन करते ही हम आपका जो शाफ्ट का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। रोलिंग फ्रिक्शन में हम कम देते हैं, लुब्रिकेशन की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती इसके अंदर, या ग्रीस वगैरह लगाकर हम उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा क्लासिफिकेशन ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, उसका लोड कैसे है डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस, परपेंडिकुलर, यहाँ पे पैरेलल, उसको हम जर्नल बेरिंग्स कहते हैं। तो जर्नल बेरिंग क्या होता है, दिस इज द बेरिंग प्रेशर इज एक्सर्टेड एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो जहाँ पे आपका शाफ्ट को एक्सिस को राइट एंगल में हो रहा है, यहाँ पे जो बना है उसको हम जर्नल बेरिंग कहते हैं। दिस पोर्शन ऑफ द शाफ्ट laying with the bearing is known as the journal. शाफ्ट आर जनरली मेड ऑफ माइल्ड स्टील। तो यहाँ पे शाफ्ट जो माइल्ड स्टील से बना हुआ है और जिसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर राइट एंगल में उसको लोड हो रहा है। तो फुट स्टेप में मैंने बताया था आपको, इन दिस बेरिंग द बेरिंग प्रेशर इज एक्सर्टेड इन पैरेलल टू द शाफ्ट व्हिच एक्सिस इज वर्टिकल। यहाँ पे शाफ्ट का एक्सिस है जो वर्टिकल है, और जो उसका जो लोड है वो भी उसको पैरेलल है, उसको हम क्या कहते हैं, पिवोट बेरिंग। एंड थ्रस्ट बेरिंग मैंने आपको बताया था यहाँ पे, इज द सपोर्टिंग प्रेशर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट हैविंग एंड थ्रस्ट। तो यहाँ पे एक कलर लगा हुआ है और उसका जो एक्सिस को सेम पैरेलल लोड मिल रहा है उसको। तो यहाँ पे जो उसका यूज हो रहा है जनरली प्रोपेलर ड्राइव्स में उसका यूज होता है, या मरीन शाफ्ट में उसका यूज करते हैं, जैसे टरबाइन रहेंगे उसके अंदर उसका थ्रस्ट बेरिंग का यूज होता है। थ्रस्ट बेरिंग आल्सो नोन एज कॉलर बेरिंग। यहाँ पे अभी हम देखेंगे सिंपल जर्नल और सॉलिड बेरिंग क्या होता है। यहाँ पे एक सिंपल दिखा रहेगा आपको सॉलिड, इट इज simply a block of cast iron with a hole for the shaft providing a running fit. An oil hole is drilled at the top of the lubrication. तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहेगा आपका जो शाफ्ट है यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जो होल है आगे का इसमें आपका शाफ्ट जाएगा, देन आपका जो ऊपर ऑयल होल है वहाँ पे आपको ऑयलिंग करने के लिए ऊपर एक होल दिया है ऑयल होल, ताकि आपको लुब्रिकेशन इजीली कर सके। एंड यहाँ पे कास्ट आयरन का पूरा ब्लॉक है, ये जो पूरा बना हुआ है कास्ट आयरन का, ऊपर जो ड्रिल किया है वो उसमें आपको लुब्रिकेशन कर सकते हैं। इसका जो मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको अगर बताना है तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर वेयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑन द गियर। अगर ये पूरा यहाँ पे आपका शाफ्ट घिस के उसका वेयर एंड टेयर हो जाता है तो ये पूरा जो ब्लॉक है आपको ये पूरा चेंज करना पड़ता है। द शाफ्ट मस्ट बी पास इनटू द बेयरिंग एक्सिल एंड ऑयल, और यहाँ से आपका जो शाफ्ट है वो पूरा आपको इसके अंदर से निकल जाता है। then the limited load on the shaft and speed of shaft is low। यहाँ पे जहाँ पे कम स्पीड रहेगा जहाँ पे हम उसका यूज करते हैं
सिंपल जर्नल या सॉलिड बेरिंग कहते हैं। अगर एक कुछ इसमें चीज हो जाती है या उसको वेयर एंड टेयर हो जाते हैं तो ये पूरा ब्लॉक आपको चेंज करके फिर से आपको नया करना पड़ता है। तो सेकंड दूसरा है बुश बेरिंग। तो बुश बेरिंग वही सिंपल है, अभी जो दिखाया था जर्नल बेरिंग, सिर्फ उसमें मॉडिफिकेशन थोड़ा किया है। उसके अंदर हमने एक बुश लगाया हुआ है। तो इट इज द इन दिस द बुश ऑफ सॉफ्ट मटेरियल लाइक ब्रास और गन metal is provided and the body or main block is made of cast iron। तो ये भी एक कास्ट आयरन का ही ब्लॉक है जिसके अंदर एक बुश लगा हुआ है गन मेटल का या ब्रास का भी लगा सकते हैं। देन बुश इज hollow cylindrical piece which is fitted in the housing to accommodate the mating part। तो यहाँ पे बुश लगा हुआ है अंदर की तरफ, सिलेंड्रिकल बुश रहता है ताकि उसका जो शाफ्ट है आपका वो बुश के अंदर से फिट हो जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा फ्रिक्शन होने से अगर कुछ बुश खराब हो जाता है तो हम बुश को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं या दूसरा नया बुश लगा सकते हैं। तो व्हेन द बुश गेट्स worn आउट इट कैन बी इजीली रिप्लेस या दूसरा लगा सकते हैं। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। द आउटसाइड ऑफ द बुश इज ड्राइविंग फिट या इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं इन द होल ऑफ द कास्टिंग वेयर इज द इनसाइड इज द रनिंग फिट फॉर द शाफ्ट। शाफ्ट जो हम फिटिंग करते हैं वो रनिंग फिट से करते हैं और जो बुश रहता है वो इंटरफेरेंस फिट से हम कास्टिंग ब्लॉक में उसको फिट करते हैं। तो बेरिंग मटेरियल इज मे बी व्हाइट मेटल। तो हम बेरिंग मटेरियल में हम उसको व्हाइट मेटल का यूज करते हैं जिसको हम वेबेट मेटल भी कहते हैं। तो उसमें दो टाइप रहते हैं, टीन बेस एंड लीड बेस। उसमें टीन, कॉपर, लीड एंड एंटीमनी या कॉपर वाले में ब्रास, मेटल और एल्यूमिनियम वाले भी हम यूज कर सकते हैं। देन सॉलिड बुशेस आर एंटायरली मेड ऑफ bearing material and find the general applications in line bushes as the bearing material is applied as a lining to the backing material। इसका जो एप्लीकेशन है टरबाइन, लार्ज इंजन। तो ये जो बेरिंग है उसका हम टरबाइंस में और लार्ज जो डीजल इंजन है उसमें हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा भी नेक्स्ट है प्लमर ब्लॉक। प्लमर ब्लॉक का पेस्टल बेरिंग। तो मैं आपको यहाँ पे एक असेंबली दिखाता हूँ। ये जनरली ऐसा रहता है प्लमर ब्लॉक। तो यहाँ पे हम उसके पार्ट्स देखेंगे। ये जो पूरा असेंबली है बेरिंग का, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अभी जो हम देख रहे हैं स्लाइडिंग बेरिंग या फ्रिक्शनल बेरिंग देख रहे हैं। उसके बाद हम तो एंटी फ्रिक्शनल या रोलिंग बेरिंग में देखेंगे। ये प्लमर ब्लॉक असेंबली है। यहाँ पे आपका 3D में मॉडल है, तो यहाँ उसके अलग अलग पार्ट्स है। जो ब्रासेस है, यहाँ पे कैप लगा है, ये बॉडी है, यहाँ पे एक स्क्वायर नट है दो, और यहाँ पे दो नट्स और एक वॉशर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। एक plumber block ABS. It is a steel type of bearing. This type of bearing is used for higher speeds and heavy loads and large sizes। जहाँ पे ज़्यादा स्पीड चाहिए हमें और जहाँ पे ज़्यादा लोड है शाफ्ट में, तो वहाँ पे हम ये प्लमर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है देखेंगे। ये जो पूरा पेस्टल है नीचे का, जो पूरा ये बॉडी दिख रहा है, ये इसको हम पेस्टल बेरिंग भी कहते हैं। ये कास्ट आयरन पेस्टल और ब्लॉक विद द सोल। तो ये कास्ट आयरन का पूरा जो बाहर का बॉडी ये बना हुआ है। एंड ब्रास, ये जो ऊपर के जो ब्रास दिख रहे हैं आपको, ये गन मेटल की ब्रास बनी हुई है। उसके अंदर हम फॉस्फोर ब्रांज या उसके ब्रासेस बनाते हैं। तो उसमें दो हाउस में बना, 2 हाउस में बनाया। एक देखो ये नीचे वाला ये लोअर ब्रास बोलते हैं और जो ऊपर वाला ग्रीन है वो अपर ब्रास कहते हैं। तो ये हम गन मेटल या फॉस्फोर ब्रांज या अलग अलग ये दो मेटल से हम उसको बना सकते हैं। बट क्या है, इसको दो पार्ट में बना हुआ है। एक ऊपर का पार्ट रहता है और एक नीचे का पार्ट रहता है। तो एक और ये ऊपर लगे कास्ट आयरन का कैप लगा हुआ है एंड 2 माइल स्टील बोल्ट। यहाँ पे 2 माइल स्टील के स्क्वायर बोल्ट दिखाए थे मैंने, वो लगे हुए। और उसके ऊपर ये 2 नट लगे हैं, एक लॉक नट लगा हुआ और ये बाकी नट लगे। कैरी सेकंड दैट द ब्रासेस डू नॉट मूव एक्चुअली मोर आर यहाँ पे for preventing this rotation usually snug at the bottom fitting inside the recess at the
बॉटम ऑफ द पेस्टल इज प्रोवाइड। तो यहाँ पे हमने जो नीचे का जो पार्ट है उसको हमने क्या किया है, नीचे स्नग दिया है। जो नीचे का जो ब्रास है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये नीचे का जो ब्रास है, लोअर ब्रास, यहाँ पे एक स्नग दिया है ताकि जो आपका जो ब्रास है वो उसमें फिट हो जाएगा स्नग के थ्रू, जिसके होल ड्रिल किया रहता है उसके अंदर, ताकि आपका जो शाफ्ट है वो या बेरिंग है या जो ब्रास है वो फ्रीली रोटेट ना हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया, उसको फिटिंग करने के लिए नीचे स्नग दिया है नीचे साइड में, और ऊपर के जो ब्रास रहता है आधा, उसके अंदर एक ऑयल होल किया रहता है ड्रिलिंग, ताकि ऊपर से इधर से ऑयलिंग हो जाएगा, जहाँ से शार्प जाएगा, और यहाँ पे आपका स्नग यहाँ पे अटैच किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देन दूसरा पार्ट है उसका फुट स्टेप और पिवट बेरिंग। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पिवट बेरिंग। यहाँ पे दिखेगा आपको पिवट बेरिंग। यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये जो है एक वर्टिकल शाफ्ट है, मैंने जो अभी बताया था, और यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है, ये ब्रास लगा हुआ है, और ये पूरा जो हाउसिंग है बॉडी, और नीचे एक पैड लगा है, यहाँ पे एक स्नग दिया है, जो होल दिया ड्रिलिंग, उसमें आपका पिन बैठेगा। तो ये एक असेंबली है पिवट बेरिंग की। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए, ये वर्टिकल शाफ्ट है, यहाँ पे एक्सेल लोड, यहाँ पे जो बुश लगा हुआ है, और यहाँ पे नीचे जो स्टील का एक डिस्क दिया है, और उसके डिस्क को नीचे लोकेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए पिन लगा हुआ है। तो जनरली ऐसे एक असेंबली रहती है फुट स्टेप बेरिंग की। तो फुट स्टेप क्या है, सुटेबल फॉर सपोर्टिंग अ वर्टिकल शाफ्ट विद एक्सिल लोड। तो जहाँ पे हमें एक वर्टिकल शाफ्ट का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल रहेगा, वहाँ पे हम ये बेरिंग का यूज करते हैं। देन फुट स्टेप बेरिंग इज अ गन मेटल बुश हैविंग अ कॉलर ऑन टॉप इज अ प्लेस इनसाइड द सीआई होल। तो यहाँ पे जो बुश लगा हुआ है, या ये क्या है, गन मेटल का बुश लगा रहता है। द एंड ऑफ द शाफ्ट इज रेस्ट ऑन द गन मेटल इज प्लेस इन द बॉटम ऑफ द बुश। तो नीचे भी गन मेटल का जो है एक स्टील का डिस्क लगा हुआ है। द डिस्क is prevented from the rotation with the help of the pin or snug fitted in the sole। तो यहाँ पे जो सोल है नीचे वाला, उसमें हम क्या है, अगर ये डिस्क भी घूम जाएगा तो ये उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया है, उसको पिन से उसको फिक्स किया है, नीचे स्नग किया है। द डिस्क एक्ट इज द थ्रस्ट बेरिंग वेयर इज द बुश फिटेड इन द कास्टिंग सपोर्ट द शाफ्ट इज पोजिशन। द बुश कैन टेक रेडियल लोड इफ एनी ऑन द शाफ्ट। तो यहाँ पे जो बुश है वो रेडियल लोड ले रहा है और एक्सिल लोड ले रहा है। The disadvantage foot bearing is cannot be efficiently lubricated and there is a unequal wear on bottom disc। यहाँ पे हम lubrication के लिए थोड़ा जगह नहीं रहता है, इसमें प्रॉपरली lubrication नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, ये डिस्क जो है और एक शाफ्ट जो घूमेगा, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से आपका जो डिस्क है या शाफ्ट है उसमें ज्यादा वेयर एंड टेयर हो जाता है, और उसमें अनइक्वलिज्म आ जाता है डिस्क के अंदर। तो ये थोड़ा उसका डिसएडवांटेज है, इसमें प्रॉपरली हम लुब्रिकेशन नहीं कर पाते। तो ये था फुट स्टेप बेरिंग। यहाँ पे असेंबली दिखा हुआ है मैंने, तीनों में आपको दिखेगा। ये जो रेड कलर का है, ये जो नीचे डिस्क लगा हुआ है, और ये ऊपर का ब्लू कलर का आपका जो शाफ्ट था वर्टिकल शाफ्ट, और ये बूस्ट लगा हुआ है, और ये पिन यहाँ पे अटैच हुआ है इस सोल के अंदर। ये ग्रीन वाला पूरा आपका सोल है। तो जनरली ये फुट स्टेप बेरिंग का आपको असेंबली दिख। देन प्रिवेंशन ऑफ रोटेशन ऑफ ब्रासेस। तो अभी हम ब्रासेस देखेंगे कि ब्रासेस हम कैसे रोटेशन को प्रिवेंशन करती है। यहाँ पे मैंने आपको एक स्केच दिखा है, प्रिवेंशन रोटेशन ऑफ ब्रासेस। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे अलग अलग तरह के जो ब्रासेस है दिखाई दे रहे टाइप हुई। यहाँ पे देखिए, जो देख रहे 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल या हेक्सागोनल शेप का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे स्नग दिया है, यहाँ पे साइड में सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे या रेक्टेंगल शेप में बनाया हुआ है। तो ये जो दिख रहा है, इसमें सेक्शन में दिख रहा है, देखिए ए बी सी या डी, ये 4 सेक्शन में ये प्रोसेस फिट हो जाए। जैसे ये प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर सेम शेप दिया हुआ है, तो उसके अंदर ये रेस्ट होके आपको क्या करते हैं,
रोटेशन को प्रिवेंशन करती है। तो the steps are made in octagonal on the outside and they are made up to fit the inside a corresponding hole। यहाँ पे octagonal shape है, ये नीचे की तरफ बैठेगा, सेम उसके ऊपर भी आधा शेप रहेगा। तो ये दो मैंने बताया ना, टू हाउस में बनते हैं, जो ब्रासेस है दो पार्ट्स में बनते हैं, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। उसको अपर ब्रास कहते हैं और एक लोअर ब्रास कहते हैं। यहाँ पे मैंने लोअर ब्रास का सब दिखाया। ये लोअर ब्रास के बैठेगी, यहाँ पे आपका जो मेन बॉडी है हाउसिंग, वहाँ पे फिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो एक ऑक्टागोनल शेप दिया है बॉडी में, तो आपका ब्रास का भी शेप ऑक्टागोनल रहेगा बाहर, ताकि ये ब्रास और ये ऑक्टागोनल शेप और ये बॉडी का एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा स्टाइल बताया, यहाँ पे कुछ नग दिया है, जैसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये स्नग है, ये ड्रिल किया हुआ रहता है बॉडी में, उसके अंदर ये अटक जाता है, ताकि आपका ब्रास घूमने से उसको प्रिवेंशन कर सके। The snug is cast on the lower brass top which fits the corresponding hole in the casting. The oil hole is drilled through the snug। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये स्नग दिया रहता है और उसको ऊपर का जो ब्रास लगेगा उसके अंदर ये ऑयल होल रहेगा, उसके अंदर से हम उसको ऑयलिंग करते हैं। तो स्नग आर प्रोवाइडेड एट द साइड एंड द corresponding recess left in the casting। तो यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है और यहाँ पे जो स्नग दिए वो साइड में दिए हुए। तो ये जो साइड के स्नग है, ये देखो यहाँ पे जो रेस्ट हो जाएंगे बॉडी के अंदर। तो जो रिसेस दिए हुए ये रिसेस के अंदर ये स्नग जाके अटैच हो जाएंगे। एंड लास्ट वाला है द स्टेप्स ऑफ द लोअर ब्रास इज मेड रेक्टेंगुलर on the outside and they are made to the fit inside a corresponding hole। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिया हुआ है होल, तो ये ब्रास यहाँ पे रेक्टेंगल होल में जाके फिक्स हो जाएंगे। तो ये प्रिवेंशन ऑफ रोटेशन ऑफ ब्रासेस जो आपको क्या करती है, उसको प्रिवेंट करते हैं, रोटेशन से प्रिवेंशन करने के लिए हम ये ब्रासेस का यूज करते हैं। तो ये असेंबली में आपको मैंने दिखाया रहेगा, जो ऊपर का असेंबली ये जो ब्रासेस है ये दिख रहा है आपको, ये ब्रासेस है। यहाँ पे नीचे स्नग दिया है, देखो ये स्नग है, ये जो जो नीचे वाला बॉडी है, ये जो मेन बॉडी उसके अंदर ये स्नग के अंदर ये फिक्स हो जाएगा। तो ये रोटेट शाफ्ट जो ब्रास का रोटेशन उसको प्रिवेंट कर जाता है। तो इसके लिए ऐसा ही फिटिंग्स दिया हुआ है। तो ये दिख रहा है ऊपर के स्ट्रिप्स है, नीचे भी स्ट्रिप्स लगी हुई है। तो ये स्ट्रिप्स और ये स्ट्रिप में ब्रास फिक्स हो जाएगी और ये नीचे स्नग उसके अंदर फिक्स हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिवेंशन रोटेशन ऑफ द ब्रासेस। तो यहाँ पे दिखाएगा मॉडल ऑफ ब्रासेस। ये ऐसे दो पार्ट्स में बने रहते हैं, अपर एंड लोअर, या अपर ब्रास एंड लोअर ब्रास रहते हैं। यहाँ पे ऊपर से ऑयल होल लगा रहता है और नीचे एक स्नग या साइड से उसको अरेंजमेंट किया रहता है। अभी हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है, डिसएडवांटेज ऑफ स्लाइडिंग। दे कैन बी ऑपरेटेड एट हाई स्पीड, यहाँ पे हाई स्पीड होता है वहाँ पे हम उसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का यूज करते हैं। दे कैन कैरी हेवी radial loads and they have the ability to withstand shock and vibration loads and noiseless operation। तो यहाँ पे ज़्यादा हेवी रेडियल लोड्स रहते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। they have the ability to withstand shock and vibration, यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन एंड शॉक्स रहते हैं मशीन के अंदर बड़े बड़े, वहाँ पे हम ये इसका यूज करते हैं। यहाँ पे नॉइसलेस ऑपरेशन से वहाँ पे हम उसका यूज करते हैं। तो इसमें आवाज़ भी कम रहता है ये बेरिंग में, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में। And disadvantage high friction losses during the steering and more length of the bearing and excessive consumption of the lubricant and high maintenance। इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है और आपको लगातार उसमें लुब्रिकेशन करना पड़ता है, इसमें जरूर रहता है, ताकि आपका जो बेरिंग है और जो हाइसिंग है उसमें आपका शाफ्ट का ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो आपका पूरा मशीन ये हो सकता है, उसमें गारंटी रह सकता है शाफ्ट। इसके लिए उसको हमें लगातार लुब्रिकेट करना पड़ता है, लुब्रिकेशन की ज़्यादा आवश्यकता रहती है और उसका जो मेंटेन कॉस्ट है वो भी हाई है। तो ये था एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। तो ये तो पहले तो हमने आज देखा है स्लाइडिंग या उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल बेरिंग। अभी दूसरा जो है एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। तो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग क्या होता है, यहाँ पे भी सेम शाफ्ट लगाया है और उसके ऊपर एक बॉल बेरिंग लगा हुआ
यहाँ पे जो बेरिंग, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो ऐसे एक शाफ्ट है, उसके अंदर एक बेरिंग लगा हुआ है, जैसे केज के अंदर एक बॉल्स लगे रहते हैं, तो आपका जो कांटेक्ट होता है शाफ्ट और इसका बेरिंग का, वो क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट रहता है, इसके लिए आपका इसमें फ्रिक्शन है बहुत कम रहता है। रोलिंग कांटेक्ट बेरिंग क्या है? दिस bearings in which the rolling elements are included are referred to the rolling contact bearing. Since the rolling friction is very less compared to the sliding friction, such as friction is known as the anti-friction bearing. तो उसके कंपेयर में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में, इसमें आपका जो फ्रिक्शन है बहुत कम रहता है, ताकि उसमें जो कांटेक्ट हो रहा है वो पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, इसके लिए उसमें लेस फ्रिक्शन होता है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। तो उसमें दो पार्ट्स आते हैं, बॉल बेरिंग है, रोलर बेरिंग। तो बॉल बेरिंग क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे से 2D में भी है, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग है, टेपर रोलर बेरिंग, ये उसकी असेंबली लगी हुई है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आइसोमेट्रिक में आप देखेंगे, इसमें एक आउटर रेस लगा रहता है, एक इनर रेस, और बीच में आपके रोलर और बॉल लगे रहते हैं, और बीच में आपका शाफ्ट लगा रहता है, और ये बीच में एक केज या सेपरेटर बोलते हैं, उसके अंदर आपके रोलर और ये बॉल उसके अंदर फिक्स किए जाते हैं। It is the consist of an inner ring which is mounted on the shaft and an outer ring which is carried. तो ये उसका outer ring या outer race बोलते हैं उसको. By the housing, the inner ring is grooved on the outer surface called the inner race and the outer ring, and is grooved in the inner surface called the outer race. In the between the inner and outer race there are number of steel balls. तो यहाँ पे दोनों के बीच में, inner और outer race के बीच में एक केज रहता है, उसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स हम उसके अंदर असेंबल कर सकते हैं। The cage is pressed till complete assembly is provided the means of equal spacing and holding the balls in place of radial ball bearing. तो यहाँ पे जो केज लगा हुआ है वो बॉल को पकड़ के रखता है इक्वली, जितने भी बॉल्स है उसके अंदर 10-12 जो भी बॉल्स है वो इक्वली उसको पकड़ के होल्ड करता है इक्वल प्लेस, एंड आर यूज्ड टू कैरी मेनली रेडियल लोड्स बट दे कैन आल्सो कैरी एक्सियल लोड। तो यहाँ पे जो हम बेरिंग देते हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंटी फ्रिक्शनल, उसमें एक्सेल लोड है, रेडियल लोड जहाँ पे है वहाँ पे हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है वो इसकी असेंबली कैसी हुई है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये ऐसे दिखा, अगर हम उसको खोलेंगे पूरा तो ऐसे दिखे, ये आउटर रेस है, आउटर रेस, तो एक इनर रेस है, और ये बीच में केज रहते हैं सेपरेट, और एक सेपरेट बॉल रहते हैं, बॉल उसके केज के अंदर फिट करते हैं हम, इक्वली किए रहते हैं इक्वल डिस्टेंस, एंड ये केज उसके अंदर हम असेंबल करते हैं दोनों पेज के अंदर, इनर रेस और आउटर रेस के बीच में केज डाल के हम उसके अंदर बॉल को प्लेस करते हैं। तो ये बेरिंग का ऐसे ये क्या है, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा आपका, जब भी आप शाफ्ट का आपका रोटेट होगा ये ऐसे घूमता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो कांटेक्ट है वो लाइन कॉन्ट, अगर रोलर रहेगा तो उसमें लाइन कांटेक्ट रहता है, अगर आप बॉल रहेगा तो पॉइंट कांटेक्ट रहता है। इससे क्या होता है, आपका जो एकदम लेस फ्रिक्शन होता है एकदम, उससे इसके लिए उसको एंटी फ्रिक्शनल या फ्रिक्शनल एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग कहते हैं। तो ये जो केज है, केज के अंदर ऐसे बॉल फिक्स किए रहते हैं और ये ऐसे रोटेट हो जाता है शाफ्ट के अंदर। ये देखिए रोलर, तो बॉल की जगह हम जहाँ पे ज्यादा लोड रहेगा, जहाँ पे हेवी लोड है, जहाँ पे ज्यादा स्पीड में हमें चाहिए मूवमेंट, जहाँ पे ज्यादा स्पीड है शाफ्ट का, वहाँ पे हम ये रोलर बेरिंग का यूज करते हैं। तो ये भी सेम इनर एंड आउटर केज रहेगी, और उसके जो बीच में केज रहते हैं उसके अंदर ये रोलर्स लगे रहते हैं। तो रोलर्स उसको कहते हैं फिर रोलर बेरिंग या सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग। इसमें दो रहते हैं, टेपर रोलर भी रहता है, या सिलेंड्रिकल या स्पेरिकल रोलर, इसमें अलग अलग टाइप्स के आपको रोलर बेरिंग मिल जाते हैं। तो सिलेंड्रिकल रोलिंग में क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, it consists of inner race and outer race and set of roller with a returner. Due to the line contact between the roller and the raceways, the roller bearing can carry heavy radial load.
तो जहाँ पे हेवी रेडियल लोड होता है वहाँ पे हम सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग का यूज करते हैं। और जहाँ पे टेपर रोलर बेरिंग का यूज करते हैं, जहाँ पे कोन एंड कॉमन एपेक्स शाफ्ट सेंटर टू आइसोलेट टू रोलिंग कॉन्टैक्ट, द टेपर रोलर bearing can carry heavy radial load and axial load. Such bearings are mounted in pairs so that the two bearings are opposing each other with thrust. यहाँ पे मैंने ये पहले दिखा था कि यहाँ पे ये देखिए रोलर बेरिंग और ये टेपर रोलर बेरिंग, उसमें आपको कौन जैसा जो सिलेंडर रहता है वो कौन जैसा टेपर किया रहता है, इसके उसको बोलते हैं टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग में क्या होता है, द इनर रेस इज कॉल्ड कोन एंड द आउटर रेस इज कप। उसमें इनर रेस को कोन कहते हैं और आउटर रेस को कप कहते हैं। टेपर रोलर कैन टेक बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड यूज फॉर गियर बॉक्सेस एंड हेवी ट्रक्स, ड्यूल गियर ट्रांसमिशन, लेथ स्पिंडल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये टेपर रोलर बेरिंग का यूज किया जाता है जहाँ पे लेथ स्पिंडल से हेवी ट्रक्स रहते हैं, गियर बॉक्सेस जो ट्रक में रहते हैं हेवी गियर बॉक्सेस, तो वहाँ पे हम उसका यूज करते हैं। Then thrust ball bearing, it can take only thrust loads. Thrust ball bearing are used for heavy axial loads and low speed. जहाँ पे low speed and axial heavy axial load होता है वहाँ पे हम thrust bearing का यूज करते हैं। थर्ड है needle roller bearing, ये भी एकदम स्मॉल रोलर रहते हैं एकदम नीडल जैसे, इसके लिए उसको नीडल रोलिंग बोलते हैं। इट इज स्मॉल डायमीटर ऑफ रोलर्स, दे आर यूज फॉर रेडियल लोड एंड स्लो स्पीड एंड ऑक्सीलेटिंग मोशन। तो ये भी रोलर रहते हैं लेकिन उसका जो डायमीटर रहते हैं एकदम स्मॉल रहता है, और यहाँ पे रेडियल लोड जहाँ पे होता है उसका हम वहाँ पे हम उसका यूज करते हैं, जहाँ पे हमें स्लो स्पीड एंड ऑक्सीलेटिंग मोशन रहती है। They have the advantage of lightweight and occupy small space. अगर इसका डायमीटर स्मॉल है इसका एडवांटेज है कि उसका वेट कम रहता है एंड हाँ उसको जगह भी कम लगती है। They are used in aircraft industry, live tailstock centers and bench spindle. तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एयर इंडस्ट्री एरोप्लेन वगैरह बनाते हैं वहाँ पे इसका ज़्यादातर नीडल बेरिंग का यूज करते हैं, और जो बेंच ड्रिल स्पिंडल्स हैं और टेलस्टॉक सेंटर्स उसमें भी इसका यूज किया रहता है। Needle roller bearings. Then for low and medium radial bearing loads, ball bearing are used, whereas the heavy loads roller bearing are selected. तो जहाँ पे कम लोड्स रहते हैं वहाँ पे हम बॉल बेरिंग का यूज करते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा हेवी रहेगा वहाँ पे हम रोलर बेरिंग का यूज करते हैं। और एक दूसरा है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग and spherical roller bearing are used in applications where a misalignment between the axis of the shaft and housing is likely to exist. तो एक जहाँ पे शाफ्ट और बेरिंग इसके हाउसिंग में जहाँ पे थोड़ा मिसअलाइनमेंट रहता है वहाँ पे हम ये सेल्फ अलाइन बेरिंग या स्फेरिकल रोलर बेरिंग का यूज करते हैं। Deep groove ball bearings and angular contact bearings and spherical roller bearing are used in applications where the load acting on the bearing has two components, radial and thrust. तो वहाँ पे हम deep groove ball bearing का यूज करते हैं। Then applications of rolling contact bearing. The rolling contact bearings are used in the following applications, जहाँ पे machine tool spindles, automobile front and rear axle and gearboxes, small size electric motors, rope sheave and crane hook and hosting drum। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको ये एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग्स दिखाई देते हैं इसमें आपको यूज किया है। इसका एडवांटेज देखेंगे। Advantage of rolling contact bearing can low starting and low running friction. It can carry both radial and as well as thrust loads. Momentary overloads can be carried without failure. Shaft alignment is more accurate than in the sliding bearings. तो यहाँ पे जहाँ पे कम फ्रिक्शन होता है वहाँ पे हम इसका यूज ज़्यादातर करते हैं। यहाँ पे दोनों लोड आ रहे हैं, रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। एंड शाफ्ट अलाइनमेंट मोर एक्यूरेट, यहाँ पे जो शाफ्ट अलाइनमेंट है एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग बेरिंग। स्लाइडिंग बेरिंग की तुलना में यहाँ पे जो अलाइनमेंट है शाफ्ट का वो मोर एक्यूरेट होना चाहिए। इसका डिसएडवांटेज मोर नॉइजी एंड हाई स्पीड, जहाँ पे ज़्यादा स्पीड पे हाई स्पीड पे आवाज आता है, इसमें आवाज करता है। दे लो रेजिस्टेंस टू शॉक लोड्स एंड हाई इनिशियल कॉस्ट एंड फिनाइट लाइफ ड्यू टू इवेंचुअल फेल्योर बाय का जो कॉस्ट रहता है वो भी महंगा रहता है एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग का। उसमें जो
शॉक लोड से वो सहन करने की क्षमता भी कम रहती है। एंड फिनाइट लाइफ फेल्यूर बाय फटीग, उसका जो लाइफ है वो इवेंचुअली फेल्यूर बाय फटीग फटीग के अकॉर्डिंग उसका जो लाइफ है ये भी कम हो जाता है। तो ये क्या है एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऑफ एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग्स। उसके बाद हम अभी अब मटेरियल्स देखेंगे। मटेरियल्स यूज फॉर स्लाइडिंग फाउंटेन बेरिंग। स्लाइडिंग फाउंटेन में ज्यादातर हम ये बेबेट मेटल या व्हाइट मेटल का यूज करते हैं, जो कि टीन बेस एंड लीड बेस बेबेट्स आर वाइडली यूज्ड as a bearing material because they satisfy most requirements for general applications। तो जहाँ पे इसको हम बेरिंग मटेरियल भी कहते हैं या व्हाइट मेटल भी कहते हैं। तो ये ज्यादातर बेरिंग के लिए मटेरियल बनाया हुआ है, जहाँ पे जनरल एप्लीकेशन रहते हैं वहाँ पे हम ये बेरिंग मटेरियल का यूज करते हैं। तो बेबेट्स आर recommended where the maximum bearing pressure is not over the 7 to 14 Newton per and when applied in automobiles the bebet is generally used as a thin layer 0.05 mm to 0.5 mm thick bonded to an insert or steel shape and the composition of the bebet metal follows thin base bebets उसमें tin 90% रहेगा, copper 4.5% and antimony 5% and lead 0.5%। लीड बेस्ड बेबेट्स में लीड 84% रहेगा, टीन 6%, एंटीमनी 9.5% एंड कॉपर 0.5%। तो ये मटेरियल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है लीड एंड टीन बेस्ड। टीन बेस्ड बेबेट रहता है और लीड बेस्ड बेबेट, उसमें आपको दोनों में कौन सा अच्छा है आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे मटेरियल है जिसका हम यूज करते हैं स्लाइडिंग बेरिंग में। तो उसमें कास्ट आयरन Cast iron bearings are usually used with the steel journals. This type of bearing are fairly successful where lubrication is adequate and the pressure is limited to 3.5 Newton mm square and speed at 240 meters per minute. And silver में भी है, the silver and lead bearing are mostly used to aircraft engines where the fatigue strength is the most important consideration। जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट का यूज होता है वहाँ पे हम सिल्वर बेरिंग्स का भी यूज करते हैं। देन नॉन मेटेलिक्स भी बेरिंग है, मेटल के अलावा हम नॉन मेटेलिक बेरिंग्स का भी यूज करते हैं, जैसे द वेरियस नॉन मेटेलिक बेरिंग्स आर मेड ऑफ कार्बन ग्राफाइट रबर वुड एंड प्लास्टिक। द कार्बन ग्राफाइट बेरिंग आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग एंड कैन ऑपरेट हायर टेम्परेचर देन अदर बेरिंग। कार्बन ग्राफाइट बेरिंग है उसमें तो खुद सेल्फ लुब्रिकेशन है, उसमें बाहर से आप ऑयल या लुब्रिकेशन करने की जरूरत नहीं है। The such type bearing are used in food processing and other equipment। जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग लगे रहते हैं मशीन से इक्विपमेंट वहाँ पे बेरिंग का यूज करते हैं कार्बन ग्राफाइट बेरिंग का। वेयर कंटेमिनेशन बाय ऑयल और ग्रीस मस्ट बी प्रोहिबिटेड, जहाँ पे हम ग्रीस और ऑयल का कंटेमिनेशन लगाते हैं मशीन से, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग मशीन रहती है उसके लिए हम ये नहीं लगाते हैं ऑयल और ग्रीस, उसके लिए हम कार्बन ग्राफाइट बेरिंग्स का वहाँ पे हम यूज करते हैं। These bearings are also used in applications where the shaft speed is too low to maintain a hydrodynamic film। यहाँ पे स्पीड भी कम रहती है शाफ्ट का और उसमें जो फिल्म है एकदम थिन फिल्म बनती है हाइड्रोडायनामिक ऑयल फिल्म। The soft rubber bearings are used with the water or other low viscosity lubricants, particularly where sand or other large particles are present। The rubber bearing are excellent for absorbing shock loads and vibration। The rubber bearing जो भी है वो क्या करते हैं, जितना भी शॉक्स एंड लोड्स या वाइब्रेशन है उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता ज्यादा रहती है, इसलिए हम रबर बेरिंग्स का भी कुछ मशीन में यूज करते हैं। जैसे द रबर बेरिंग आर यूज मेनली मरीन प्रोपेलर शाफ्ट, जो मरीन प्रोपेलर शाफ्ट रहते हैं या हाइड्रोलिक टर्बाइंस या पंप्स रहते हैं उसके अंदर हम रबर बेरिंग्स का यूज करते हैं, ताकि वहाँ पे ज्यादातर शॉक्स आते हैं और वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हम rubber bearing का यूज करते हैं। Wood bearing are used in many applications where the low cost cleanliness in attention to the lubrication। Wood bearings भी ज्यादातर जहाँ पे कम कॉस्ट है वहाँ पे हम ये जहाँ पे क्लीनलीनेस की जरूरत रहती है वहाँ पे हम वुड बेरिंग्स का भी यूज करते हैं। तो जनरली ये आज का हमारा टॉपिक था। बेयरिंग क्या होता है, बेयरिंग क्लासिफिकेशन, देयर टाइप्स, उसके बाद उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड उसके बाद हमने देखा था उसका मटेरियल्स क्या क्या है। तो
इसमें मटेरियल से बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। बेरिंग मटेरियल अगर आप चूज करते हैं तो उसमें बेरिंग मटेरियल शुड बी process of low coefficient of friction, provide a hard and wear resistant surface, and with a tough core. ये सब कुछ प्रॉपर्टीज भी have high compressive strength, have high fatigue strength, able to bear shock and vibrations. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मटेरियल चूज करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। But there is a high thermal conductivity to dissipate heat generated due to friction between the bearing and the rotating. यहाँ पे रोटेटेड शाफ्ट मशीन बेरिंग के अंदर घूमता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और वहाँ पे मटेरियल आपका ही हो सकता है, एक्सपांशन हो सकता है, उसमें कुछ हीट की वजह से कुछ मटेरियल में एलोमिनेशन हो सकता है। तो उसमें आपको थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की क्या है ये सब चीज़ें कुछ ये मतलब ये प्रॉपर्टीज है मटेरियल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये आपको उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादातर ये पेवेंट मेटल या वाइट मेटल बेरिंग मेटल कहते हैं उसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है थोड़ा पेवेंट मेटल सॉफ्ट और वाइट मेटल रहते हैं, नॉन फेरस भी कहते हैं। तो जनरली आज का हमारे क्लास में हमने बेरिंग के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप मुझे बताइए, कुछ क्यूरीज रही किसी को बताइए, बाद में हम सेशन क्लोज करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर कुछ क्यूरीज है तो Okay, Nitin ji, thank you very much. okay Thank okay you. I am ending this thank meeting. you okay sir, thank you Nimi team and thank you all participants.